ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, वट एवर इज रिटन ऑन द बोर्ड यू आर सपोज टू राइट डाउन, एवरी एग्जाम्पल दैट वी डिस्कस यू आर सपोज टू राइट डाउन दैट एज वेल। जो भी एग्जाम्पल हम करेंगे आपको लिखना है, जो इन्फॉर्मेशन मैं डिक्टेट करूंगा वो तो लिखना ही है आपको। लिखिए, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, according to a report invasive alien species now covers two-third. According to a report, invasive alien species now covers two-third of Indian soil. Indian soil that affects hydrology, soil, plants, and ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, ब्लूमिंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्लावर्स। अब फूल खिलने का भी जो टाइम है ना वो भी इफेक्ट हो गया है। ठीक है, और हमारे इंडियन सॉइल का मतलब इंडिया में जितने भी हमारे प्लांट्स वगैरह हैं उनके टू थर्ड में इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का असर है। उसके बाद ये पहला पॉइंट है, दूसरा लिखिए, इट इज अराउंड 127 बिलियन US डॉलर। द इम्पैक्ट अगर हम कैलकुलेट करें इज अराउंड 127 बिलियन US डॉलर। आज तक इतना इफेक्ट हमारे लैंड पे कभी नहीं पड़ा इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का। एंड वाई दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस इज यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस का सबसे फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ये रिपीटेडली प्री में भी पूछते हैं, मेंस में भी पूछते हैं, 2017 में ये इंटरव्यू में भी पूछा गया था। ठीक है, एक नाम आप लोगों ने सुना है, विलायती कीकर। ये क्वेश्चन इंटरव्यू तक पहुंच गया था। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको जानना है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में पहले मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को जानें, जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये डिस्कस कर रहे थे हम, ये देखिए, ये न्यूज़ है, जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है उस समय कहीं भी ये सारी चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन रिपोर्टेडली रिपोर्ट बन रही थी, न्यूज़ टीवी इसको कवर कर रहे थे। रिस्पॉन्सिबल फॉर 150 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी पेरिस एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ चला गया, कोई कुछ नहीं बोला। यहाँ पर आपको क्रिटिकल एनालाइज करना है, यूनाइटेड नेशंस का रोल क्या है यहाँ पे। उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, डब्ल्यूएचओ का कोई स्टेटमेंट नहीं आया जब जीनोसाइड चल रहा था। इन्वायरमेंटल स्कार्स ऑफ रशिया वॉर इन यूक्रेन, ये तो चल ही रहा है। एंड देन सटायर कॉलम, इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट एंड एयर पोल्यूशन, हाउ टू मेक वॉर कार्बन न्यूट्रल। अब इस पे बात चल रही है, पैलेस्टाइन अंडर इजराइल अटैक। इस जगह पर जो बॉम्बिंग हुई है, इट इज रफली इट इज रफली सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि दैट 330,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इन पैलेस्टाइन गाजा एरिया, इस पे इतनी बॉम्बिंग हुई है कि ये नेक्स्ट 200 ईयर्स तक इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। इतना बॉम्ब, इतना इसके ऊपर एम्यूनिशन गिरा है, इतना ज़्यादा गिरा है कि 200 साल के लिए ये एरिया हमारे काम का नहीं रहा, अब बंजर हो गया है। लैंड डिग्रेडेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी से कभी भी इतना बड़ा एरिया डिग्रेडेशन नहीं हुआ, और वो भी इतना हाईली डिग्रेड। और ये तो रिपोर्ट कह रही है, इससे भी ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये इससे हमारा हाइड्रोलॉजी खराब हो रहा है, सॉयल प्लांट्स, हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है, उसी सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो हम अभी डेफिनेशन वाले पार्ट में, नेक्स्ट क्लास से हम बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट कर देंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। लिखिए, इकोसिस्टम व्हाट इज इकोसिस्टम। ठीक है, अच्छा, एक चीज जो हमने किया था,
लेवल्स ऑफ हायरार्की में अगर आपको याद हो, स्पीसीज, एंड देन हमने किया था कम्युनिटी। हाँ, वो हम बीच में लिख देंगे। देखिए, स्पीसीज में एक खास तरीके की स्पीसीज का पॉपुलेशन आ जाता है, ठीक है। इसी के अंदर पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ स्पीसीज कवर किया था, ठीक है। तो अभी मैं ये बोलूँगा, क्लासेस मिस मत कीजिएगा, जब भी क्लास आपकी अलाइंड हो ना, तो उसको कवर करते रहिएगा। अब क्या होता है, जैसे स्पीसीज है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीसीज की बात करें तो लेट्स से टाइगर है, एलिफेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहले चैप्टर में ही इन्वायरमेंट के आपके टाइगर और एलिफेंट के बारे में बात की गई है, इसके बारे में बात की गई है। जब आप आगे चले जाएंगे तो सिर्फ ये वर्ड आएगा हर जगह, हर जगह कम्युनिटी वर्ड आएगा। तब आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर कम्युनिटी का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, स्नेक है, बनियान ट्री है। हम बोल सकते हैं ना, ये सारे के सारे अलग अलग स्पीसीज हैं, सारे के सारे अलग अलग स्पीसीज हैं। हमने उस दिन देखा था कि स्पीसीज क्या होते हैं, ठीक है। अब ये चार स्पीसीज, ध्यान से सुनिएगा, चार स्पीसीज अगर एक जगह पर रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी, ठीक है। राइट डाउन कम्युनिटी, एक सिंगल सेंटेंस का डेफिनेशन। ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज living together, group of species living together is called a community, full stop। ठीक है, फुल स्टॉप, लाइन चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, नोट्स जो मैंने आपको बताया था, ये आपका रजिस्टर का पन्ना है, इस पे लिखिएगा, ये भाग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं करंट अफेयर्स ऐड कराऊंगा। एक लाइन छोड़ दिया ना, अब आप लिखिए, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी interacting, members of community interacting among themselves, among themselves and to the surrounding, and to the surrounding, and to the surrounding is called, is called ecosystem। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है, सिस्टम है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट थे। ये एक इमेज देखिए, इसमें ये एक अलग स्पीसी है, फॉक्स अलग स्पीसी है, रैबिट अलग स्पीसी, ये पेड़ अलग स्पीसी, यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अलग स्पीसी है। ये इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये शेल्टर में चला जाएगा, ये बरो में चला जाएगा। ये इंटरेक्शन जो होता है, इस स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। लेकिन ये कम्युनिटी जो पूरी बन जाती है, इनका अपने सराउंडिंग के साथ जो भी है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम में छोटे छोटे सिस्टम होते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब, कॉन्सेप्ट अगर हम देखें किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में, ये बहुत छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ होता है, और अगर एक यूनिट भी खराब हुआ तो पूरा का पूरा सिस्टम हॉल्ट कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है ना। तो इसलिए बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये इकोसिस्टम है। हमने कोई एक नाम नहीं दिया है इसको, ये पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे लिखिए इकोसिस्टम का एक स्टेटमेंट लिखिए, इकोसिस्टम कैन नॉट बी डिफाइंड बाय साइज। ecosystem cannot be defined by size। it could be, उसी के आगे लिखिएगा, it could be
as small as a grain of soil. It could be as small as a grain of soil, or or as large as the earth itself. As large as the earth itself. नहीं, यूनिवर्स अभी हम जाएंगे, बायोस्फीयर में जैसे ही पहुंचेंगे ना, मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि इकोसिस्टम में क्या है, बहुत तरीके के स्पीसीज एक साथ रहते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और जो सराउंडिंग है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, सॉइल है, उसके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, वो बनाता है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है। जैसे बाहर रोड में जो नाली है वो एक इकोसिस्टम है, और ये पूरा अर्थ भी हमारा एक इकोसिस्टम है। अब मैंने ये वाली जो आपको लाइन लिखवाई है ना, ये स्टेटमेंट क्यों लिखवाया आपको? इफ टुमारो देयर इज अ क्वेश्चन इन द योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विद रेफरेंस टू इकोसिस्टम कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसमें 6 स्टेटमेंट है, और उसमें एक स्टेटमेंट ये आ गया है, इट हैज़ अ फिक्स्ड साइज। यहाँ पर आके आप फंस जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड स्टेटमेंट है। आपको लगेगा कि फिक्स साइज, हाँ ठीक ही लिखा हुआ है, नहीं फिक्स नहीं होता है, छोटे से लेकर के बड़ा हो सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें इकोसिस्टम, जब आगे बढ़ता है, इकोसिस्टम के टाइप्स आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये है ये आपको पूरा इन्फोग्राफिक्स में भेज दूंगा, मिल जाएगा, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इकोसिस्टम नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल मैन मेड हो सकता है। नेचुरल में टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड बेस्ड हो सकता है, या फिर पानी वाला हो सकता है, जिसको हम एक्वेटिक बोलते हैं। एक्वेटिक फिर डिवाइड होगा मरीन और फ्रेश वाटर में। ठीक है, मरीन जिसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट होता है। अब फ्रेश वाटर भी जो होता है, अगर वो कहीं पर मूव कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं लोटिक, और कहीं पर अगर इकट्ठा है तो उसको हम बोलते हैं लेंटिक। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल में देखिए, एक एंड पे है फॉरेस्ट, मान लीजिए रेन फॉरेस्ट है, और दूसरे एंड पे है डेजर्ट, इसके बीच में आता है ग्रासलैंड। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, बेसिक क्लासिफिकेशन। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नाउ गिव मी एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। नहीं, कैसे? व्हाट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी आपसे व्हाट नहीं पूछेगा, वाई पूछेगा। Let me introduce myself. नहीं, Myself देखिए Kumar. उसमें आप क्या करते हैं, जमीन से निकाल देते हैं मिट्टी, फिर उसके बाद बारिश, जो हम लोग बनवाते हैं पॉन्ड वगैरह, जो तालाब बनता है वो बारिश के पानी से भर जाता है, तो उसमें हमारा तो कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं रहा। एक्वेरियम इज द करेक्ट आंसर, लेकिन वाई एक्वेरियम इज द करेक्ट आंसर? हाँ, क्योंकि इसमें हर एक चीज हम मेंटेन करते हैं। इसका टेम्परेचर हम मेंटेन कर रहे हैं, हाँ, इसके अंदर कब पानी बदलना है हम मेंटेन कर रहे हैं, इसके अंदर कितने टाइप की स्पीसीज रहेंगे वो हम मेंटेन कर रहे हैं, सारा कुछ हमारे ऊपर है। कभी कभी हम क्या करते हैं, उसको पूरा सफाई करवा देते हैं, मतलब पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। एक आगे चल के कॉन्सेप्ट आएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो, उससे मिलता जुलता काम भी हम ही करते हैं। ठीक है, दूसरा ये ऐसे ही है, ये बार बार आएगा। जो हमने किया था बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, इसको एक बार देख लीजिएगा, हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात है, इकोसिस्टम के आगे अगर हम जाएं, इकोसिस्टम के आगे जाएं, आप लोगों का ज्योग्राफी हो गया है, तो आता है बायोम। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया स्पीसीज से, यहाँ से गए हम पॉपुलेशन, उससे हम गए कम्युनिटी, और उससे आ गए हम इकोसिस्टम पे, और इकोसिस्टम जब कंबाइन होता है तो बनाता है बायोम। ठीक है, बायोम के बारे में पता है कुछ आपको, क्या होता है बायोम? नहीं पता तो फिर प्री कैसे निकला होगा पिछला, तो मुझे पता ही है। तो ये सब क्यों नहीं कवर किए थे आप लोग? ये तो कवर करना चाहिए, तो बेसिक चीज है ये, ऐसे रिस्क नहीं लेते हैं। आपका जो डिसाइड करता है प्रीलिम्स पोस्ट 2019 इज एसएनटी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चार जो मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताए थे, वो सब कवर करके जाते हैं। यहाँ लोग रिस्क ले लेते हैं जो कभी नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है, ये बहुत स्कोरिंग होता है। देखिए बायोम क्या चीज, आपको ये तो पता होगा कि अगर एक जगह पर सूखे घास है, बिल्कुल सूखे सूखे घास, तो इस जगह पर जो एनिमल होगा वो भी उसी तरीके का होगा जो यहाँ पर सरवाइव कर पाता है। यही बायोम है और कुछ नहीं। अगर एक जगह पर ये स्नो है, स्नो, तो यहाँ पर जो एनिमल होगा, यहाँ पर जो एनिमल होगा वो उसी तरीके का होगा जो यहाँ सरवाइव कर पाएगा। इकोसिस्टम से बड़ा हो जा रहे हैं, अब हम बड़ा कर रहे हैं उसको, अभी हम समझाएंगे जब वही एनिमल सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, बायोम का एक लाइन में डेफिनेशन लिखिए, लिखिए बायोम, बायोम is a collection of ecosystems. Biome is collection of ecosystem with specific vegetation, specific vegetation and specific condition। और कंडीशन के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर ऑब्लिक प्रेशर। इसमें सब कुछ आ जाते हैं, रेनफॉल कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, ऐसा सारे कुछ आ जाएंगे। और इसी के कारण वहां पर स्पेसिफिक एनिमल्स, ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स, सारे कुछ वहां पर मिलते हैं हमको। तो अगर आप देखेंगे ये हमारा कम्युनिटी है, इसमें कम्युनिटी में आपको दिख रहे हैं बहुत सारे स्पीसीज हैं अलग अलग। पूरा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी इस स्लाइड में पढ़ाया जा सकता है, एक स्लाइड में। आप लोगों ने सुना होगा बायोमैग्निफिकेशन एक होता है, बायो एक्यूमुलेशन होता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है, क्योटो प्रोटोकॉल होता है, वो सारा कुछ इस स्लाइड में समझाया जा सकता है। तो इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा, ये मैं भेज दूंगा। ठीक है, ये देखिए ये है बायोम। हमारे पास रेन फॉरेस्ट भी है। अब रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट कैनोपी जो होती है, जो पेड़ का, जो मैं आप लोगों को बताया था, ये एक पौधा है, सॉरी पेड़ है, तो इसका जो टॉप पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं कैनोपी। ठीक है, उस दिन मैंने आपको बताया था ना फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में डिफरेंस, वो कैनोपी बेस्ड ही रहता है। अब ये अगर रेन फॉरेस्ट में जाएंगे ना तो ये बहुत डेंस होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, सनलाइट नीचे नहीं आ पाता, लेकिन पानी, बारिश की बूंद जो है वो रास्ता बना के नीचे पहुंच जाती है। उससे यहाँ पर एकदम दलदल सा बन जाता है, दलदल को बोलते हैं मार्श। इस जगह पर कोई भी जीव, कोई भी जानवर सरवाइव नहीं कर सकता एक्सेप्ट एनाकोंडा। उसके लिए ये आइडियल ग्राउंड होता है, इसीलिए एनाकोंडा अमेज़न में पाया जाता है। ठीक है, तो बायोम हमारे पास जो रहता है ये अलग अलग है, जैसे रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट, डेजर्ट। अब डेजर्ट में कुछ रैट की वैरायटी ऐसी है यहाँ पर जो कभी पानी पीते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार पी करके इतने दिन रह गए, पीते ही नहीं है वो पानी। एंड देन ग्रासलैंड है हमारा। अब ये सबका स्पेसिफिक रोल होता है। फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड, अभी हमने एक रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम किया था चीता का, उसको हमने ले जा करके कहाँ रखा है, जगह का नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए ये चीजें आपको कैसे याद रहेंगी, जब आप जैसे आपको कोई बोला कि पेंच में रखा है या कूनों में रखा है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए वो। अब चीता जो होता है, बोलते हैं वो फास्टेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो दौड़ सकता है। आप एक चीज बताइए, इस जगह पर चीता रह सकता है? चीता नीड एरिया लाइक ग्रासलैंड, जहां पर वो 110 120 की स्पीड पे दौड़े, क्योंकि यहाँ पर एक बार भी ट्री आएगा तो वो टकरा जाएगा, रुक जाएगा। तो एवरी बायोम हैज अ सेपरेट एंड स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है विद रेफरेंस टू बायोम्स, और आपसे पूछा जाएगा, इसको आपको ज्योग्राफी में ज़्यादा अच्छे से समझाया जाएगा।
ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड का है, ये मैं आपको भेज दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है हमारे यहाँ पर इतने तरीके के हैं, और अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर इतने तरीके के बायोम्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक इंफॉर्मेशन है बहुत अच्छी, अगर हम बात करें हिमालय की, ये हमारा हिमालय, एक स्टडी हुई थी तो ये पाया गया कि जो सॉइल टाइप यहाँ पर है और जो सॉइल टाइप यहाँ पर है, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, हिमालय का जो बेस है। और ये पब्लिश हुई थी डाउन टू अर्थ में, ये आर्टिकल जो था, पर्टिकुलर आर्टिकल, कि दोनों सेम है बिल्कुल। ये एरिया जो है ये आता है शिमला में, और वो हमारा नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो स्टडी अब ये चल रही है कि अगर सॉइल टाइप एक है, टेम्परेचर में जरूर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर एप्पल पाए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना, शिमला एप्पल बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में पाइनएप्पल पाए जाते हैं। हर 1 किलोमीटर पर आपको एक छोटी सी झोपड़ी मिल जाएगी जहां पर आपको फ्री में पाइनएप्पल दे देंगे, वो पाइनएप्पल इतना होता है यहाँ पे। सो व्हाई दिस स्टडी इज गोइंग ऑन, मतलब ये है कि आज की अगर बात करें 2025 की, 2026 में तो अभी कोई नया रिपोर्ट नहीं आया है, 2025 में इंडियन इकोसिस्टम एंड इंडियन बायोम्स के ऊपर बहुत स्टडी चल रही है। इसीलिए मैं बोला कि अगर आप 2026 या 27 में देने वाले हैं तो ये पूरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, जितना हम पढ़ेंगे इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब कुछ एक दो स्टेटमेंट और लिख लीजिए। तो बायोम हो गया, अब जैसे ये है हमारा पूरा बायोम। ठीक है, अलग अलग है। ठीक है, सेमी एरिड, ग्रास, टुंड्रा, टैगा, एटसेट्रा। उसके आगे लिखिए ये वाला जो मैं बता रहा था आपको, बायोम, व्हेन बायोम्स कंबाइन दे मेक बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, ठीक है, इसको लिख लीजिए, बायोस्फीयर, व्हेन बायोम्स कंबाइन दे मेक बायोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद लिखिए द बायोस्फीयर, द बायोस्फीयर is generally open. The biosphere is generally open but can be closed as well. For example, for example, for example, एक एरिजोना नाम के जगह पर यूएस में इन्होंने किया क्या है, यूएस में एरिजोना में साइंटिस्ट लोगों ने एक ग्लास शील्ड बनाया है और इसके अंदर बायोस्फीयर बना दिया है। एक मिनी वर्ल्ड है ये, और इसका नाम है बायोस्फीयर 2, नाम ही है इसका। ये आपके करंट में आ सकता है, बायोस्फीयर 2 समटाइम सीन इन न्यूज इज, इट इज अ मैन मेड बायोस्फीयर एंड इट इज अ क्लोज्ड वन ऑल्सो। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, इट इज अ क्लोज्ड वन, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। इट इज अ क्लोज्ड वन, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। इसका नाम है बायोस्फीयर 2। और इसमें बेसिकली ये स्टडी पर्पस के लिए बनाया गया है, स्टडी कर रहे हैं वो। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लीजिए, रशिया हैज आल्सो मेड, रशिया हैज आल्सो मेड, रशिया हैज आल्सो मेड बायोस 2,
BIOS 2 to study life and its various features. हाँ, ये एरिजोना यूएस में है। हाँ, ये एरिजोना यूएस में है, जिसका नाम है बायोस्फीयर 2। और ये बायोस 2 नाम है इसका। ठीक है, तो बायोस्फीयर जो रहता है, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हमारा जो बायोस्फीयर है, ये है हमारा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किस चीज का बना हुआ होता है? पत्थर का, स्टोन्स होते हैं। इसको ड्रॉ कर लीजिएगा साथ। एंड देन वी हैव एटमॉस्फेयर। एंड देन वी हैव हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर ये पूरा का पूरा पानी है। दिस इज ऑल एयर एंड दिस इज ऑल स्टोन। अब इन सब के बीच में एक ये जो पार्ट है, ये वाला, जहां पर तीनों आकर के मिलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। दिस इज बायोस्फीयर, क्योंकि ये ही वो जगह है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, और कहीं भी लाइफ पॉसिबल नहीं। और कहीं भी लाइफ पॉसिबल नहीं। दिस इज लिथोस्फीयर, दिस इज एटमॉस्फेयर, दिस इज हाइड्रोस्फीयर। और इन तीनों के कंजंक्शन पे जो रहता है, जहां पर तीनों मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। और इसी का इमिटेशन बना के जो हमने बनाया है, वो बनाया हुआ है बायोस्फीयर 2 और बायोस 2। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ जो है, ये सन से इतने परफेक्ट दूरी पर है कि यहाँ पर पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर और लाइफ यहाँ पर होती ही नहीं। ठीक है, इस तरीके के एरिया को आपको ज्योग्राफी और साइंस दोनों में पढ़ाया जाएगा। इसको बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन। ठीक है, अभी नासा जो है, आप लोगों ने इसका नाम सुना है? 55 कैंक्री ई। ये तो बहुत फेमस स्टोरी है इसकी। कोई आप लोगों ने सुना? किसी ने भी नहीं सुना? ये मैं बताता हूँ। नासा जो है, ये आप लोगों ने लिख लिया ना पूरा? नासा जो है, और जितने भी बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज हैं, जैसे इंडिया का ISRO है, जैक्सा है, रॉसकॉस्मोस है, सब जितने भी हैं, ये सब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोज रहे हैं कि क्या कहीं और भी लाइफ हो सकती है। तो हुआ ये था कि इन्होंने जब स्टडी किया, तो इनको एक प्लैनेट मिला जहां पर कुछ इनको कार्बन सा दिखाई दिया। और कार्बन जो होता है, ये बेस ऑफ लाइफ होता है। बेस ऑफ लाइफ होता है हमारे अंदर, जो भी ये सब कार्बन का ही बना हुआ है। ठीक है, तो इनको बेस ऑफ लाइफ दिखाई दिया नासा को। जब नासा, इसका नाम भी ये ऐसे ही रखते हैं, इसका नाम इन्होंने रखा था 55 कैंक्री ई। अब पूरी टीम जो थी वो बहुत एक्साइटेड हो गई कि देखो एक प्लेनेट मिल गया जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है। नासा ने पूरा फंड उस तरफ कर दिया कि जाओ उसको खोजो और रात दिन उसको स्टडी करो। जब और स्टडी किया गया तो पता चला ये पूरा प्लेनेट जो है, ये डायमंड का बना हुआ है। तो जो कार्बन था वो डायमंड के फॉर्म में था, पूरे प्लेनेट में हीरे के पत्थर वत्थर थे। तो दिस मिशन वाज इमीडिएटली स्टॉप्ड, क्योंकि हम डायमंड नहीं खोज रहे थे, हम ह्यूमन लाइफ खोज रहे थे।
उन्होंने अपना ऑब्जर्वेटरी जो था वो घुमा के अब दूसरी तरफ कर दिया है, और ये हम खोजते जा रहे हैं, लेकिन ये वाला परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमको अभी तक कहीं भी नहीं मिला। रीजन है इसका, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, वाटर साइकिल। अर्थ में जो वाटर है वो कांस्टेंट है। अर्थ में, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझिएगा अच्छे से इसको। जितना पानी हमारे अर्थ में है, जितना पानी है, ये फिक्स्ड है। फॉर्म चेंज हो जाता है इसका, कहीं बाहर, ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे गिर गया हो और हमारी गैलेक्सी से बाहर चला गया, नहीं है, इसी में फिक्स्ड है। फॉर्म बदलते रहता है। तो अगर कल को आपसे कोई पूछता है कि अगर पानी का फॉर्म फिक्स्ड है, तो जो पानी आप पी रहे हैं, जो पानी आप पी रहे हैं, क्या ये हम मान सकते हैं ये पानी, ये वाला, ये पानी जो रखा हुआ है, ये कभी डायनासोर ने पिया होगा? हाँ, तो ये बात सही है कि ये पानी कभी डायनासोर की बॉडी से होकर के गुजरा होगा। हो सकता है ये उसके बाद ग्राउंड वाटर में चला गया हो, उसको फिर एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट किया हमने, बादल बन के उड़ गया, फिर गिर गया। ठीक है, पानी का अमाउंट हमारे अर्थ में फिक्स्ड है, और यही है जो हमको लाइफ देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बायोस्फीयर। अब इस वाले इमेज में अगर आप देखें, इस वाले इमेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस हो गया। कि थैंक ये यू सर। वाला जो फॉक्स है ये पेड़ से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये जो खरगोश है ये इससे कैसे इंटरेक्ट करता है, इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है, ये प्रे है, ये प्रीडेटर है। इन पेड़ों के लिए या इन घास के लिए ये अच्छा जानवर माना जाएगा और ये बुरा माना जाएगा, क्योंकि ये उनको खा लेता है। इस पूरे जो रिलेशन है, इसको हम पढ़ते हैं बायोटिक इंटरेक्शन के अंदर। हेडिंग दीजिए बायोटिक इंटरेक्शन। ठीक है, बायोटिक इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, आप लोगों ने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है क्या? ठीक है, मैं करा दूंगा। ठीक है, मैं करा दूंगा, अभी जो कर रहे हैं वो कर लीजिए। इसमें लिख लीजिए एक लाइन का डेफिनेशन क्या होता है बायोटिक इंटरेक्शन। और हम जो डेफिनेशन लिखते हैं, या फिर तो हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से उठा करके लिखते हैं, या फिर जो हमको सीबीडी ने दिया है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने। लिखिए, ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स, all biotic components of the ecosystem are interlinked. All biotic components of the ecosystem are interlinked. Full stop. Full stop. It is fundamental. It is fundamental and important. It is fundamental and important for survival and functioning. Survival and functioning of different species. फुल स्टॉप। यही होता है बायोटिक इंटरेक्शन। हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके सर्वाइवल और फंक्शनिंग के लिए उनके बीच का इंटरेक्शन जरूरी है। जो हिरण होता है ना, उसमें शेर का डर होना चाहिए, और शेर जो है, इसको ये दिया गया है काम कि आप जो हिरण है, डियर है, इसको मार के खाते रहिए, नहीं तो ये डियर पूरे ग्रास को ख़त्म कर देगा। ग्रास ख़त्म हो जाएगा तो पूरा लैंड डिग्रेड हो जाएगा। क्योंकि होगा क्या, क्योंकि सॉयल अगर यहाँ पर हमारा धीरे धीरे अगर ग्रास भी हट गया यहाँ पर, तो ग्रास को पकड़ के रखने वाला कोई नहीं होगा, हवा तेज चलना स्टार्ट हो जाएगी, ये एरिया बैरन लैंड बन जाएगा। ठीक है, तो इस बायोटिक इंटरेक्शन में सबसे पहला जो है उसको लिखिए कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म
ठीक है। अब कमेंसलिज्म जो है, ये अभी एक बार के डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, दो स्पीसीज हैं हमारे पास, हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। इससे भी प्री का क्वेश्चन बनता है, लेकिन प्री के क्वेश्चन में आपसे एक नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आपसे विथ रेफरेंस टू द बायोटिक इंटरेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको सारे स्टेटमेंट दिखा देगा और पूछेगा कि विच वन इज इनकरेक्ट। अगर बनेगा तो यही बनेगा और दूसरे तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, या फिर तो करंट अफेयर आता है। अब ये एक स्पीसीज है, ये दूसरा स्पीसी है। अभी जब आप बाहर गए थे और अंदर आ रहे थे, आपको पता चला कितने कीड़े मकोड़ों के ऊपर से आप चलते हुए चले आए। वो तो मर गए, उनके ऊपर तो निगेटिव इफेक्ट पड़ा, लेकिन आपको तो पता भी नहीं चला, आप अनइफेक्टेड रहे, लेकिन वो इफेक्ट कर गए। इसी को बोलते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, इसको लिखिए। वन स्पीसी इज इनहिबिटेड, one species is inhibited while the other, commensalism का definition inhibited, inhibited, क्योंकि आपके पेपर में inhibited ही लिखा हुआ आएगा। inhibited इसको आप ये भी लिख सकते हैं affected, उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके का असर पड़ेगा। या फिर तो ये हो सकता है कि कोई कीड़ा हो, आपने पैर रखा हो तो उसके पैर पे पैर रख दिया तो वो घायल हो गया है, या हो सकता है मर गया हो, उसके ऊपर अफेक्ट पड़ा है। किल्ड और नॉट किल्ड उतना नहीं जाना, अफेक्टेड, while the other species while the other species remains unaffected. While the other species remains unaffected. ठीक है, इसी को प्लस माइनस जीरो भी दिखाते हैं, जैसे इस पे अनइफेक्टेड है तो इसको जीरो कर देते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन उससे चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, इसमें लिखिए ब्लैक वॉलनट ट्री, ब्लैक वॉलनट ट्री secretes a chemical naturally called जगलोन। ये केमिकल का नाम है। हाँ, एक तरीके का सिक्रीशन है, उस प्लांट से निकलता है। किस प्लांट से? ब्लैक वॉलनट ट्री से। ये नेचुरल प्रोसेस है उसका, ये करता ही करता है जगलोन। यहाँ पर कॉमा लगाइएगा, लिखिएगा इट डज नॉट अलाउ, इट डज नॉट अलाउ एनी अदर, इट डज नॉट अलाउ एनी अदर plant to grow near this tree, near this tree. ये दो प्लांट का नाम लिख लीजिएगा, एक का नाम है एप्पल, दूसरे का नाम है अल्फा अल्फा। ये नहीं रह पाते वहां पर, थोड़ा सा भी आएंगे तो मर जाएंगे। अब ये ब्लैक वॉलनट जबरदस्ती का नहीं कर रहा है, वो उसका नेचुरल टेंडेंसी है कि वो रिलीज करता है जगलोन। हाँ, अल्फा अल्फा नाम है प्लांट का, और एप्पल, एप्पल का ट्री भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ पर जो थोड़ा जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए इसके लिए, एप्पल के लिए वही चाहिए ब्लैक वॉलनट ट्री के लिए भी। एक दूसरा एग्जांपल लिखिए। पेंसिलीनियम, पेंसी हाँ पेंसिलीनियम, ये एक फंगस है, ये एक फंगस है पेंसिलीनियम। तो इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, यही सिक्रीट करता है पेंसिलिन। लिख लीजिए, इट सिक्रीट्स पेंसिलिन which stops the growth of
बैक्टीरिया। which stops the growth of bacteria। ये दो एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है आपको। जैसे ये कोई जंगल का एरिया है, यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है और एक छोटा सा पेड़ यहाँ पर निकल रहा है, लेकिन इस बड़े पेड़ के कारण इसको सनलाइट नहीं मिल रहा, तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। देर इज नो फोटोसिंथेसिस दैट कैन बी डन बाई दिस प्लांट। वाई? बिकॉज सनलाइट इज नॉट अवेलेबल। अब ये जानबूझ के तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये अफेक्ट हो गया, तो एक जो है वो अफेक्टेड है जबकि दूसरा है अनअफेक्टेड है। दिस इज ऑल्सो कमेंसलिज्म। ठीक है, ये भी कमेंसलिज्म ही है। तो दो इंपॉर्टेंट जो है वो ये है आपके, ये और ये। क्वेश्चन जो आएगा आपका वो इसी से आएगा, इन्हीं से आता है। इससे यूपीएससी पूछा नहीं है और इसे पूछना चाहिए उसको। हाँ, जगलोन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। ठीक है, इसी में लिखिएगा एलिलोपैथी। नहीं नहीं, इसी में कमेंसलिज्म में भी में ही है, लास्ट में। हाँ, इसमें मैं लास्ट में रिलेशन समझा दूंगा आपको। एलिलोपैथी, एलिलोपैथी। इसमें लिखिए लार्ज ट्रीज, वही जो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल मना किया लिखने के लिए। लार्ज ट्रीज एब्जॉर्ब, लार्ज ट्रीज एब्जॉर्ब huge amount of water and mineral। Large trees absorb huge amount of water and mineral that affects the growth of, that affects the growth of smaller plants। This is called allelopathy। हाँ बिल्कुल भाई, हाँ। ठीक है, अब यही चीज अगर, यही एलिलोपैथी, अगर यही चीज, ये मेरे, ये आपके मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, एलिलोपैथी। यही चीज अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटीबायोसिस। ये दोनों हमको फिर मिलेंगे आगे चल के, इसीलिए अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन लिख पा रहा हूँ। ठीक है, एंटीबायोसिस लिख लीजिए। इट इज द, इट इज secretion of certain chemicals, it is secretion of certain chemicals which causes, which causes death of other organism, death of other organism। एग्जाम्पल में वही लिखिएगा, पेंसिलिनियम एंड बैक्टीरिया। पेंसिलिनियम एंड बैक्टीरिया। ये बाकी आपके राजस्थान पीसीएस में एक बार ये क्वेश्चन आया था, बस। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या क्या। अरे इसको ठीक कर लीजिए, सॉरी, ये कमेंसलिज्म नहीं, ये अमेंसलिज्म है। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये अमेंसलिज्म है फर्स्ट वाला। हाँ ठीक है, राजस्थान पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया था, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था।
कि वो जो पेंसिलिनियम ये वाला जो है, जो हमने एंटीबायोसिस लिखा, वो किसके किसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये होता है अमेंसलिज्म। सेकंड लिखिए, जो सेकंड, ये जो होता है ना, इसका ये वाला एग्जाम्पल था, ये वाला ये पूछा था। ये असल में हम जैसे हमने बोला ना कि ये अभी आगे हमको फिर मिलेंगे एक बार, तो हाँ ये दोनों मिलेंगे। तो ये जो रहता है ना पेंसिलिनियम, ये ब्रेड में, इसको ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये फंगस होता है एक तरीके का। तो होता क्या है कि ये जब पहली बार इसको खोज की गई थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, वो जब कर रहे थे, और जो साइंटिस्ट जो किए थे, उन्होंने इसको छोड़ करके वो कहीं चले गए। जब वो वापस आए तो इनको ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, ये पेट्री डिश होता है छोटा सा कांच का, कि पूरे बैक्टीरिया यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और यहाँ पर पेंसिलिन था। तो सोचिए ये इतना दूर क्यों चला गया, और पहला एंटीबायोटिक ऐसे ही बना था। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी पे आया था कि ये जो प्रोसेस था, इसको क्या बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एंटीबायोसिस। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट लिखिए, सेकंड इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, अब इसमें क्या होता है, उसका थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें लिखिए, वन स्पीसी रिमेन्स अनअफेक्टेड, वन स्पीसी रिमेन्स अनअफेक्टेड while the other one while the other one while the other one is benefited. While the other one is benefited. फुल स्टॉप लाइन, इसमें एग्जांपल लिखिएगा। लिखिए, sucker fish attaches themselves to shark. ठीक है, it shark sucker fish attaches themselves to shark. अब होता क्या है कि जब शार्क जो होती है ना, शार्क जब हंट करती है तो वो पूरा खाना नहीं खाती है, तो कुछ टुकड़े तो बच जाते हैं, वो सकर फिश खा लेती है। और उससे शार्क को कोई अंतर नहीं पड़ता है, शार्क जो है वो अनअफेक्टेड है। हाँ, अभी हम दिखाएंगे आपको, एक्चुअल इमेज भी दिखा देंगे, लेकिन सकर फिश को फायदा होते रहता है। ठीक है, ये एक्चुअल, अगर ये एक छोटे छोटे ये रूट टाइप का रहता है जिससे वो चिपक जाते हैं, तो इसको इनको एक फ्री राइड भी मिलते रहता है, घूमते भी रहते हैं साथ के साथ, खाना भी मिल रहा है, जिससे शार्क कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। वन, इसका लिख लिया ना आप लोगों ने। हाँ, अब इसमें देखेंगे अगर आप, ये साथ साथ इसके घूमते रहते हैं, और शार्क एक भी किल मारती है तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं उसे ही खा लेते हैं। शार्क को कोई अंतर नहीं पड़ता ये साथ में रहे या नहीं रहे। ठीक है, क्लासिकल केस है, इससे पूछा जाना चाहिए। अच्छा, ये याद है आप लोगों को जो मैंने बताया था की स्टोन स्पीसीज वाला, ये है सी ऑटर, ये है सी अर्चिन, और ये है केल्प। कभी एक बार और बता देंगे इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है हमारा वेल, सॉरी, शार्क और सकरफिश। और एक आध एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। एक चीज का ध्यान रखना है, पहले वाले को फायदा हो रहा है, दूसरे वाले को ना फायदा ना नुकसान। कमेंसलिज्म का एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड आता है, आप देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल 2, ईपी फाइट्स।
एपीफाइट्स। एपीफाइट्स जैसे कोई बहुत बड़ा सा पेड़ होगा, उसमें ये उसकी डाली होगी, तो यहाँ पर ना कुछ छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं अपने आप, या मिट्टी विट्टी रहती है, ये इसमें लग जाते हैं। ठीक है, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गेनिंग ओनली फिजिकल सपोर्ट, सिर्फ फिजिकल सपोर्ट के लिए यहाँ पर है। एक इनको स्ट्रक्चर मिल गया जिसके ऊपर वो रुक गए, सपोर्ट। और बड़े वाले प्लांट को कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता तब तक जब तक ऐसा ना हो कि ये इसके अंदर एक रूट डाल के खाना निकालने लग जाए। ठीक है, फिर वो पैरासिटिक बन जाएंगे। ठीक है, सो दिस द एग्जांपल ऑफ, अनदर एग्जांपल ऑफ कमेंसल। अब एपीफाइट्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पौधे, इन्हीं को बोला जाता है। ये लिखना है तो इसको लिख लीजिए, स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लार्जर प्लांट्स, बस। ठीक, हाँ ये डगाल में से आ जाते हैं ताकि इनको बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर सपोर्ट मिल जाए, और उसके बाद ये खुद अपना एक पेड़ बनाते हैं छोटा छोटा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये एक तरीके का इंटरेक्शन है, देखिए इसका इंटरेक्शन इसके साथ। इसके पहले जो हमने देखा था उसमें सकर फिश एक अलग स्पीसी है, शार्क एक अलग स्पीसी है, इनके बीच का इंटरेक्शन हमने देखा था। तो ये स्पीसीज स्पीसीज का इंटरेक्शन है जो हम बायोटिक इंटरेक्शंस में देख रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, कंपटीशन। ये भी एक तरीके का इंटरेक्शन है दो स्पीसीज के बीच में। ठीक है, लिखिए, इसमें लिखिएगा द मोस्ट कॉमन interaction the most common interaction the most common interaction among species is competition. When members of one or more species members of one or more species fight for ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइट फॉर सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। एक ही चीज की लड़ाई चल रही है यहाँ पर। इसमें स्पीसीज जो है वो एक हो सकते हैं या एक से अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए, इट इज ऑफ टू काइंड, इंटर स्पीसी एंड इंटरा स्पीसी। ठीक है, इसको लिखिए, एक सेकेंड आ रहा हूं मैं। दस 5 मिनट वेट करता हूँ। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लिखिए, इट इज वन ऑफ द इट इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्स, FIERCE, मतलब बहुत ही घातक तरीके का कंपटीशन होता है। जब एक ही जानवर के पीछे शेर, लेट्स से लायन और टाइगर लड़ जाते हैं, सेम लिमिटेड रिसोर्सेज,
ठीक है, जैसे आप सबके बीच में कंपटीशन चल रहा है यूपीएससी सीट्स के लिए, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्स व्हेन इट इज इन द नेचर, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इट बिकम्स, ये है ईपी फाइट, यही मैं बता रहा था आपको। ठीक है, ये देखिए, ये बस इनको थोड़ा, हाँ ये रूट्स जो है ये मिट्टी के ऊपर रहते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि अंदर चले जाएंगे तो फिर पैरासाइट हो जाएगा वो। ये होता है कंपटीशन। नाउ ये जो इंट्रा स्पेसिफिक होता है ना, इट इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द फियरेस्ट। अगर आप देखेंगे तो बोलते हैं पूरा जंगल जो है दहल जाता है जब दो लायन आपस में लड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम स्पीसी के हैं और एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं। एंड देन इन हियर ये देखिए हाइना और लायन के बीच में लड़ाई चल रही है, दोनों अलग स्पीसी के हैं। दिस इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक, ये इंट्रा स्पेसिफिक है। ठीक है, रिसोर्स दोनों का सेम, तो इसमें लिख लीजिए कंपटीशन अमंग डिफरेंट स्पीसीज इज इंटर स्पेसिफिक, और सेम स्पीसीज इज इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे, शायद कोई क्लास आपकी अलाइंड है अभी। ठीक है, तो बायोटिक इंटरेक्शन पूरे इन्वायरमेंट के किस जगह पर फिट हो रहा है ये मैं आपको समझा दूंगा, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि हम बहुत सारी चीजें पढ़े लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है वो, तो वो मैं धीरे धीरे आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये इन्फोग्राफिक्स में भेज दूंगा आपको, जो इसमें है जितना भी कवर करके वो मैं भेज दूंगा आपको। हाँ ये याद रखिए, जब भी आपकी क्लासेस अलाइंड हो ना, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये हम बहुत तेजी से पढ़ाएंगे आपको, जल्दी से आपको ख़त्म कराना। थर्ड है, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का क्या हाल चाल स्टार्ट कर दिए? अभी प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी कहाँ पर हैं, किस कंट्री? यार सबसे ज्यादा